Yes, students. Now, the next. The housing and consumer boom of 1920 created the base of prosperity in US. कि जब लोगों ने हाउसिंग करना स्टार्ट कर दिया तो यूएस को वो क्या दे रहा था, एक प्रॉस्पैरिटी दे रहा था. प्रॉस्पैरिटी मतलब उनकी इनकम इंक्रीज हो गई थी. लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड सीम्स टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट. और इसकी वजह से क्या आ रहा था, लोगों के पास हायर एम्प्लॉयमेंट आ रही थी. हायर एम्प्लॉयमेंट ये शो कर रहा था कि यूएस में लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो चुकी है. दैट्स वाई दे आर हैविंग सो मच ऑफ, दे हैव द कैपेसिटी टू परचेज ऑल दीज इक्विपमेंट्स. ठीक है. नाउ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन राइजिंग कंजप्शन डिमांड. और इससे क्या हुआ, हायर एम्प्लॉयमेंट आ रही है तो कंजप्शन की डिमांड इंक्रीज़ हो गई. मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स. ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा इनकम हो गई. In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world. 1923 ने यूएस ने दूसरों से कैपिटल जो है वो देनी स्टार्ट कर दी, मतलब वो लेंडर बन गया. ठीक है. एक्सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी, वो लोगों को उधार देने लग गया. यूएस इम्पोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट ऑल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी. और इससे उसकी जो रिकवरी थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. जब हम दूसरों को उधार देंगे तो उससे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो नेचुरल है कि हमारे पास जो इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है. तो इस तरह से यूएस जो है उसकी इनकम विद इन 6 ईयर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई. नाउ यूएस इज़ एट अ वेरी गुड स्टेज. यूएस जो है वो एक अच्छी स्टेज पर आ गया. All this proved too good to last. By 1929, the world would be plunged into a depression, such as it had never experienced before. और ये बहुत अच्छा हुआ. बट 1929 में वर्ल्ड को कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जो कि उसने आज तक नहीं फेस किया था. एंड दैट वाज द डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन. डिप्रेशन इज़ नॉट हेयर, यहाँ पर कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है. यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन मीन्स कि इकोनॉमिक क्राइसिस. एग्जैक्टली बेटा, in 1929 to 1932 the world has faced the great depression. This is the period when the whole world facing economic crisis. The period when the whole world facing the unemployment, or we can say this is the era of unemployment and less sources of income. And the all categories, either the businessman or the farmers, face the problems. Not only in a single country, or we can not saying about Europe or US, but the whole world. Okay, so what happened, ऐसा क्या हुआ कि पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई. इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो मास प्रोडक्शन का था, जो हमने अभी पीछे टॉपिक पढ़ा, मास प्रोडक्शन. बट वो कैसे था वो हम अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे. अभी यहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जो है वो ब्रिटेन में, यूएस में और इंडिया पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़े. Then later on we will discuss the main causes of Great Depression. क्या causes थे ग्रेट डिप्रेशन के. ठीक है. ग्रेट डिप्रेशन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s. 1929 से लेकर 1932 तक वैसे चला था. 1930s उसने क्या दिया. ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जैक्टली 1 ईयर तो था ग्रेट एक लार्ज स्केल पर. ठीक है ना. ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैस्ट्रोफिक डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड. ये वो पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड को की प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम डाउन हो गई थी. ट्रेड भी डाउन हो गया था. नेचुरल है, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो ट्रेड तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा. द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन वेरिड क्रॉस कंट्रीज. अक्रॉस
कंट्रीज, एग्जैक्ट टाइमिंग तो है वो वेरी कर रहा है, किसी कंट्री में कब आई किसी कंट्री में कब आई, तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो वेरीज कर रहा है, बट इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन एंड कम्युनिटीज़ वर द मोस्ट अफेक्टेड। बट नॉर्मल तौर पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और जो कम्युनिटीज़ जो रीजन्स और कम्युनिटीज़ थी वो ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी, जहाँ पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। This was because the fall in agriculture prices was greater and more prolonged than that of in the prices of industrial goods. ये वो टाइम पीरियड था जबकि एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन आ गए थे और इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस भी डाउन हो गए थे एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। द डिप्रेशन वॉज कॉज बाय कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स का कम्बिनेशन था डिप्रेशन। इसका मतलब है कि डिप्रेशन का कोई एक रीज़न नहीं था, देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड को जब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े, अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स को देखें ना बच्चे, नाउ दिस टाइम पीरियड ऑफ कोविड-19, तो यहाँ पर भी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज द होल वर्ल्ड फेसिंग द कंडीशन ऑफ लॉकडाउन्स। और लॉकडाउन की वजह से एज़ यू नो दैट कि बहुत सारों की एम्प्लॉयमेंट छिन गई है, बहुत सारे वर्क बंद हो गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स हो गई ना। और अगर हम चलो अब तो हमारी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है वर्ल्ड की, सो दैट हम ये नहीं कहेंगे कि हम अब ग्रेट डिप्रेशन का जो वो है ग्रेट डिप्रेशन फील करेंगे, बट इकोनॉमिक क्राइसिस 1920 में आए हैं और आएंगे। ये जो ईयर है ये एक डाउन ईयर जाएगा इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे ही उस समय भी ऐसा कुछ हुआ कि पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े और उस समय वर्ल्ड की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकती, इसलिए उनको ज़्यादा जो लॉसेस हैं वो फेस करने पड़े, ठीक है। तो द डिप्रेशन वॉज कॉज बाय कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। फैक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे आज के टाइम में अगर हम कहें इकोनॉमिक क्राइसिस का फैक्टर क्या है, दैट वाज अ डिसीज़, तो वहाँ पर फैक्टर कुछ और थे। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेगाइल द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकॉनमी वॉज फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे, क्या क्या हुआ था। सबसे पहला फर्स्ट, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर में क्या हो गई थी, ओवर प्रोडक्शन हो गई थी। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, डिमांड भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो हम उस प्रोडक्शन को सेल कर पाएंगे। बट एक्चुअली क्या था, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई थी और डिमांड कम थी और प्राइसेस क्या हो गए, डाउन हो गए। जब हमारे पास किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होंगे, प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। As prices slumped and agriculture income declined, farmers tried to expand the production and bring a larger volume of produce to the market. और इससे क्या हुआ, प्राइसेस डाउन आ गए और इनकम डिक्लाइन हो गई। फार्मर्स के पास अपनी प्रोडक्शन को बेचने का मार्केट में साधन नहीं रहा, और अगर था भी तो दैट है वेरी लेस इनकम। Larger volume of produce to the market to maintain their overall income, and this worsened the glut in market, pushing down prices even further। और इससे क्या हुआ कि डाउन प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे डाउन आते गए। फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर ए लैक ऑफ बायर्स। फार्म प्रोड्यूस लैक ऑफ बायर्स मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा थी और बायर्स कम थे, तो वो रोटेड ख़राब हो रही थी, ठीक है। अब ये तो एक रीज़न था एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेकंड रीज़न क्या था, मिड 1920s मेनी कंट्रीज़ फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स। अब बहुत सारे कंट्रीज़ को लोन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। बहुत सारे कंट्री उस समय ऐसे थे जो कि लोन ले रहे थे, किससे, यूएस से। While it was often extremely easy to raise loan in US when the going was good, वो कहता है कि यूएस के लिए लोन्स लेना देना इजी था जब काम आसानी से चल रहा था, बट यूएस ओवरसीज लैंडर्स पिनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। जब यूएस लैंडर्स को जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो वो सबसे पहला साइन था ग्रेट डिप्रेशन का। द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 US overseas loans announced to over 1 billion.
1928 के फर्स्ट हाफ में यूएस ने ओवरसीज़ यानी बहुत सारे कंट्रीज़ को लगभग 1 बिलियन के अकॉर्डिंग लोन के नियर अबाउट लोन दिया हुआ था, एंड इट वॉज क्वार्टर ऑफ that amount. Countries that depend crucially on US loans now faced an acute crisis. अब जब उसने लोन वापस लेने स्टार्ट किए तो कंट्रीज़ को क्राइसिस फेस करने पड़ गए, ठीक है. द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब यूएस ने क्या किया, लोन्स देने बंद कर दिए, ठीक है, और अपने पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए. जब उसने पैसे मांगने स्टार्ट किए तो नेचुरल है कि कंट्रीज़ को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. In Europe, it led to the failure of some major banks and the collapse of currencies such as British pound sterling. In Europe, it led to the failure of some major banks. यूरोप में क्या हुआ, ये कुछ मेजर बैंक्स फेल हो गए, ठीक है. ब्रिटिश पाउंड डाउन आ गया. एंड लैटिन अमेरिका इट इंटरफाइड द स्लम्प ऑफ एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्राइसेस. और एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल प्राइसेस जो थे वो डाउन हो गए. US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. देखिए यहाँ पर सेकंड रीज़न में क्या है कि US ने, बस बच्चे सिंपल सा अंडरस्टैंड करो कि US ने अपने लोन वापस लेने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे जो कंट्रीज़ लोन ले रहे थे उनके क्रूशियल उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो इंक्रीज़ हो गए थे. और यूएस ने क्या किया था कि अपनी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको भी डबल कर दिया था, टैक्सेस जो हैं वो डबल कर दिए थे. इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो इफ़ेक्ट हुआ था. नेचुरल है, जब ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे तो वर्ल्ड का ट्रेड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है. यूएस ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सेवरल अफेक्टेड बाय डिप्रेशन. अब यूएस भी डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया. जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो यूएस में भी उन क्राइसिस को फेस करना पड़ा. क्लियर. अब क्या था, विद द फॉल ऑफ प्राइसेस. अब यहाँ पर ये इफ़ेक्ट हैं पूरे पैरा में. इस पूरे पैरा में आपके पास इफ़ेक्ट हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन के ऑन यूएस के ऊपर, ठीक है, कि यूएस जब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. बट बच्चे इसको हम कल समझेंगे. फॉर टुडे दैट्स इनफ.